गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ओबेलिया के जूइड्स की बात या जीवकों की बात करेंगे। कल हम संरचना की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि ओबेलिया कॉलोनी में 3 तरह के जूइड देखने को मिलते हैं और उन्हीं 3 तरह की जूइड्स की बात अब हम करेंगे आपसे। ये 3 तरह की जूइड्स, नंबर 1 पोलिप, जिसे हम हाइड्रेंथ भी कहते हैं, यह पोषक जूइक होता है। नंबर 2 गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं, यह बडिंग जूइड है। इसके अंदर मेडुसी सेक्सुअल जूइड्स का निर्माण होता है। यह तीसरे प्रकार का जूइड, जिसे हम मेडुसी कहते हैं, और मेडुसी सेक्सुअल जूइड है जो कि लैंगिक जनन के लिए जाना जाता है। यहां हम कहें कि ओबेलिया मोनोमॉर्फिक रूप से स्टार्ट होता है जब केवल पॉलिप अवस्था देखने को मिलती है, लेकिन परिवर्तन के दौरान उसमें ब्लास्टोस्टाइल का डेवलपमेंट होता है। इस तरह से वो डाइमॉर्फिक कॉलोनी बनती है और फाइनली ब्लास्टोस्टाइल पर बडिंग के द्वारा, मुकुलन के द्वारा तीसरे प्रकार का जूइड का निर्माण होता है, जिसे हम मेडुसी कहते हैं। और जब ये परिपक्व होकर ब्लास्टोस्टाइल से बाहर निकलता है तो वो स्वतंत्र रूप से जल के अंदर स्वच्छंद रूप से तैरते हैं। मेल और फीमेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं और वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम होता है। इस तरह से ये ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी का निर्माण करते हैं। यहाँ पर हम पॉलिप अवस्था की बात कर रहे हैं, जिसे पोषक प्रावस्था भी कहते हैं और हाइड्रेंथ भी इसको कहते हैं। यह गैस्ट्रोजोइड है और एक जठर जीवक को ट्रोफोजोइड या गैस्ट्रोजोइड भी कहते हैं। इसका रंग पीताभ और आकार अर्य सममिति का होता है। यह हाइड्रा के प्रतिरूप के समान होता है। हम सिंगल हाइड्रा को अगर देखें तो एक जूइड को, अगर एक पॉलिप को देखते हैं हम, तो हाइड्रा के समान ही देखने को मिलता है। इसका सकरा आधारीय भाग हाइड्रोस्टम्ब या हाइड्रोकलस के सीनोसार्क के साथ जुड़ा रहता है और इसका दूरस्थ भाग एक शंकुरूपी उभार या इलेवेशन या मेनुब्रियम या हाइपोस्टोम बनाता है, जिसकी माप कुल हाइड्रेंथ की लगभग 1/3 होती है। तो हाइड्रेंथ का हाइपोस्टोम के अंत सिरे पर एक छिद्र उपस्थित होता है, जिसे माउथ कहते हैं, और इसमें प्रसार और संकुचन की क्षमता होती है। हाइपोस्टोम के आधार से निकले हुए लगभग यहाँ पर 24 टेंटिकल्स बता रहे हैं, लगभग 30 के आसपास तक ये टेंटिकल हो सकते हैं, जो हाइपोस्टोम से अधिक बड़े होते हैं। ये टेंटिकल्स या स्पर्शक हाइड्रा के स्पर्शकों की भांति खोखले न होकर ठोस होते हैं। हाइड्रेंथ के चारों ओर से आवृत करने वाली पेरिसार्क फैलकर एक ढीला प्यालेनुमा संरचना बना लेती है और जिसको हाइड्रोथीका कहते हैं। यह दूरस्थ सिरे पर खुला रहता है और इस प्रावार या कवरिंग का आधार अंदर की ओर वलय के समान एक
क्षैतिज या शेल्फ में वृद्धि कर जाता है, जिस पर हाइड्रेंथ का आधार टिका रहता है। क्योंकि हाइड्रेंथ में चूसक प्रवाह के खुले हुए दूरस्थ भाग से प्रसारित होकर और संकुचित होने की क्षमता होती है, अतः संकुचन के समय क्षैतिज शेल्फ से हाइड्रोकुलस की नाल में जाने से रोकता है, क्योंकि वहीं से यह दोबारा बहिर्सारित नहीं हो सकता। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। यदि हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करते हैं, इसमें संरचना की अगर हिस्टोलॉजी की बात करें हम इसकी, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है हिस्टोलॉजी में? यहाँ पर हम पोलिप और हाइड्रेंथ की हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो सबसे बाहर की तरफ जो है बाहरी परत होती है, पोलिप, ब्लास्टोस्टाइल और सीनोसॉर की एक हाइड्रा के समान संरचना ही होती है, कोशिकीय संरचना। इसकी देह भित्ति में कोशिकाओं के दो स्तर होते हैं। दो स्तर में से बाहरी जो स्तर होता है वो यहाँ पे आप देखते हैं, बाहरी स्तर जो होता है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। द आउटर लेयर इज द एक्टोडर्म एंड द इनर लेयर इज द एंडोडर्म। और इन दोनों परतों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट मीजोग्लिया होती है, जो यहाँ देखने को मिलती है। तो एक्टोडर्म, जिसे हम एपिडर्मिस भी कहते हैं, और एंडोडर्म, जिसे हम गैस्ट्रोडर्मिस भी कहते हैं, इन दोनों के मध्य में जो परत उपस्थित होती है ये मीजोग्लिया होती है। All these layers constitute the coenosarc, which is soft and tubular. Continuous cavity is enteron and gastrovascular cavity, जो कि अंदर की तरफ होती है। तो enteron जो है has a fluid and lining, it's flagellated, is flagellated, इसके अंदर की लाइनिंग है flagellated है। तो यहाँ पर क्रमाकुंचन रूप से गतियां होती हैं, और जो कि hydrant cause a current which distribute food obtained by some polyps, and those part of the colony where feeding is not takes place, the tentacles of the polyps are solid with no enteron. They have a single layer core of vacuolated endoderm cells which thick walled inside the layer of the ectoderm. ये इसकी हम शक्ल देखते हैं, इसकी संरचना देखते हैं। सबसे बाहर ये हमें यहाँ देखने को मिलेगी, जिसे हम हाइड्रोथीका कहते हैं। ये हाइड्रोथीका बाहर की कवरिंग है इसके ऊपर। और इसके बाद अगर हम इसकी एक्टोडर्म की शक्ल देखते हैं, तो ये यहाँ पे एक्टोडर्म देखने को मिलती है। दिस इज द आउटर लेयर इज नोन एज द एक्टोडर्म। बाहर की परत जो है ये सारी की सारी एक्टोडर्म कहलाती है। और एक्टोडर्म के बाद ये मीजोग्लिया देखने को मिलती है अंदर की तरफ, और ये एंडोडर्म देखने को मिलती है। ये यहाँ पर एंडोडर्म होती है। तो ये एंडोडर्म, ये मीजोग्लिया बीच में, और ये बाहरी चर्म जो है वो एक्टोडर्म कहला रही है। और ये जो जगह बसती है इसको हम एंटेरोन कह देते हैं या एंटेरिक कैविटी कह देते हैं, जो यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे सेल्फ लाइक प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाइड्रोथीका है, यहाँ पर ये सेल्फ लाइक प्रोजेक्शन बनता है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ से जो ये हाइपोस्टोम होता है, ये वाला पार्ट हाइपोस्टोम कहलाता है। और इस हाइपोस्टोम के शीर्षस्थ भाग पर ये माउथ उपस्थित है।
और इस हाइपोस्टोम से हमने अभी बात की कि लगभग 30 टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं। ये टेंटिकल्स यहाँ देखने को मिलते हैं। इन टेंटिकल्स में यहाँ निमेटोसिस्ट देखने को मिलते हैं। ये टेंटिकल्स है और टेंटिकल्स में निमेटोसिस्ट या दंश कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। दंश कोशिकाएं भोजन को पकड़ने में या निडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट या निडोब्लास्ट कुछ भी कह दीजिए यहाँ पे, जो कि किसी भी प्रे को या शिकार को बेहोश करने या मारने में प्रयुक्त होती है। तो भोजन को पकड़ने में टेंटिकल्स मदद करते हैं, किल करने में निमेटोसिस्ट मदद करती है और उसको पकड़ के माउथ के अंदर डाल दिया जाता है और यहाँ से इसका भोजन या पोषण डाइजेशन होता है यहाँ इसका। अब हम बात करते हैं इसकी एंडोडर्म की। तो यहाँ पर ये एंडोडर्म जो है वो ग्रेनुलर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स से बनी हुई होती है और ये यहाँ पर फ्लैजिलेटेड है जो कि करंट प्रोड्यूस करती है एंटेरोन में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, जिससे कि भोजन का ट्रांसफर होता है। भोजन जो है आगे पीछे होता है इसकी वजह से। तो हमने यहाँ पे देखा कि एपिडर्मिस वाला पार्ट, फिर बाद में गैस्ट्रोडर्मिस का पार्ट। तो यहाँ गैस्ट्रोडर्मिस में जो है कंप्लीट कॉलोनी की गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या जठर या एंडोडर्म या गैस्ट्रोडर्म द्वारा आश्रित होती है और मुख्यतः बड़ी बड़ी स्तंभाकार पोषक कोशिकाएं, न्यूट्रिटिव सेल्स, मसल सेल्स जो है उनकी बनी हुई। कोशिकाओं के भीतरी मुक्त श्रेय अमीबा की भांति भोजन के कणों को निगलने के लिए उत्पादों का निर्माण करते हैं और कभी कभी इन उत्पादों के स्थान पर लंबे लंबे कसाब बन जाते हैं जो कि जठरवाही गुहिका में भोजन के कणों को निरंतर गतिशील बनाए रखते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। पचे हुए भोजन को सीनो सर्कल कैनाल में संचरित करने में सहायक होते हैं। हाइपोस्टोम में इन कोशिकाओं के बाहरी सिरे अरेखित पेशी तंतुओं के रूप में वृद्धि करके वृत्तीय रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और मुख बंद करने पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को छोटा करने का कार्य करते हैं। इन पोषक पेशी कोशिकाओं के बीच बीच में छोटी छोटी एवं सक्रिय ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं जिनमें कणदार जीव द्रव्य होता है और ये कोशिकाएं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में पाचक रसों का स्राव करती हैं। जैसा कि हमने पहले बता दिए, ये स्पर्शक ठोस होते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी बेलनाकार एवं धानी युक्त मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी एक पंक्ति होती है और गैस्ट्रोडर्म में शाखित तंत्रिका कोशिकाओं का बना तंत्रिका जाल उपस्थित होता है जो मीजोग्लिया में फैला हुआ होता है। तो पॉलिप जो है यहाँ न्यूट्रिटिव फेज है और ये कॉलोनी का ये कार्निवोरस और फीड अपॉन द एक्वेटिक क्रस्टेशियंस, नेमेटोड और दूसरे वर्म्स पे। टेंटिकल्स जो है पकड़ने में सहायता करते हैं और माउथ में प्रे को कन्वे पहुंचाने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव ज्यूसेस सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द गैस्ट्रोडर्मिस, जैसा कि हम बता चुके हैं, और वहां पर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेल्युलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की जूइड की, जिसे हम गोनेंजियम कहते हैं और जिसे हम ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। तो गोनेंजियम या ब्लास्टोस्टाइल की अगर हम शक्ल की बात करते हैं तो ये यहाँ पर देखने को मिलेगी और गोनेंजियम के अंदर ये देखिए ये एक कवरिंग देखने को मिलती है, ल्यूज थैले जैसी संरचना देखने को मिलती है और इस में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोस्तंभ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और तब इस पर एक विशेष प्रकार की बेलनाकार संरचनाएं बनती हैं जिन्हें ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजोइड्स या गोनोजोइड्स कहते हैं। तो ये ब्लास्टोस्टाइल होती है पूरी कंप्लीट और इसको हम गोनोजोइड्स भी कहते हैं।
हाइड्रेंथ की अपेक्षा इनकी संख्या कम होती है। ये इसलिए कम होती है क्योंकि पॉलिप जो है पूरी कॉलोनी में हर जगह देखने को मिलते हैं, नई ब्रांच हो चाहे पुरानी ब्रांच हो। लेकिन ब्लास्टोस्टाइल केवल ओल्ड पॉलिप जो होते हैं, पुराने पॉलिप जो होते हैं, उन्हीं के कक्ष भाग से निकलती हुई दिखती है, इसलिए इनकी संख्या कम होती है। ब्लास्टोस्टाइल सक्रिय और लंबी नली के समान ये दिख रही है अंदर की तरफ ब्लास्टोस्टाइल। ये ऊपर का इसका कवर, ये कवर जो है इसको हम गोनोथिका कहते हैं। और इसके ऊपर का ये जो पोर होता है, जो सामान्य स्थिति में बंद होता है, जो केवल मेडुसी बनने के बाद खुलता है, इसको हम गोनोपोर कहते हैं। ये गोनोथिका इसकी कवरिंग है। ये बाहर की तरफ पेरिसार्क है, अंदर की तरफ सीनोसार्क है। तो सीनोसार्क विल बी कंटिन्यू विद द ब्लास्टोस्टाइल। तो ब्लास्टोस्टाइल सक्रिय और लंबी नली के समान संरचना होती है जिसका दूरस्थ सिरा बंद रहता है। इसमें मुख और स्पर्शकों का अभाव होता है, स्पर्शक नहीं होते हैं यहाँ पे। और इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अत्यंत रिड्यूस हो जाती है और कोरक जीवक को आवृत करने वाली पेरिसार्क एक ढीला, पारदर्शी और पुष्प पात्र के समान एक कैप्सूल बनाती है, जो हम गोनोथिका कहते हैं जिसको। और इसके शीर्ष पर एक कॉलर के समान संकीर्णन होता है। ब्लास्टोस्टाइल पार्श्व मुकुलन द्वारा लैंगिक संरचनाएं उत्पन्न करती है। ये बन रही है, इनका निर्माण कैसे होगा? पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था, ये चौथी अवस्था, ये पांचवी अवस्था, ये छठी अवस्था। इस तरह से ये मैच्योर बन के और यहाँ से गोनोपोर के द्वारा बाहर निकलेंगे, ये मेडुसी कहलाएंगे। तो ये लिख रखा है यहाँ पे डेवलपिंग मेडुसा बर्ड्स। तो हम यहाँ कहते हैं कि ब्लास्टोस्टाइल लेटरल बडिंग द्वारा लैंगिक संरचनाएं उत्पन्न करती है जिन्हें हम मेडुसी कहते हैं। और एक ब्लास्टोस्टाइल पर विकास की विभिन्न अवस्थाओं वाली अनेक मेडुसा बर्ड्स देखे जा सकते हैं। पूर्ण निर्मित मेडुसी बर्ड्स ब्लास्टोस्टाइल से पृथक होकर एक छिद्र द्वारा जल में स्वतंत्र हो जाती हैं। इस छिद्र को हम गोनोपोर कहते हैं। ये यहाँ पर गोनोपोर द्वारा बाहर निकल जाती है और इसका निर्माण गोनोथिका के शीर्ष के फटने से होता है। और ब्लास्टोस्टाइल और मेडुसी सहित जनक प्रवार को गोनेंजियम कहते हैं। दोनों को मिला के गोनोथिका और ब्लास्टोस्टाइल दोनों को मिला के हम गोनेंजियम कहते हैं। तो ओबेलिया की हाइड्रोइड कॉलोनी में मेडुसी बर्ड्स के विकसित होने पर वह ट्राइमोर्फिक हो जाती है, त्रिरूपी हो जाती है। और इस अवस्था में हाइड्रेंथ जो गैस्ट्रोजूइड होता है, ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजूइड होता है, मेडुसी जो कि गोनेंजियम कहलाता है। तीन प्रकार की जूइड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जिसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया, तो पॉलीमॉर्फिज्म इन द सेंस मोर देन वन फॉर्म्स ऑफ ओबेलिया। तो एक ही कॉलोनी पर ये तीन तरह की जूइड्स जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगी। ये इसके बाद में हम इनकी बात करेंगे कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, मेडुसी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।